मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। डियर स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल डीजे सर लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला। डियर स्टूडेंट्स, म्यूजिक या गानों का रिमिक्स बजाने वाला नहीं, बल्कि लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला यूट्यूब चैनल डीजे सर। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो में चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। आप लोग देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के साथ डिस्कशन किया जा रहा है, मॉडल पेपर के बारे में डिस्कशन किया भी गया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर भी मैंने प्रोवाइड करा रखे हैं और ढेर सारे, उनको जाकर जरूर देखिए। और डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बिना स्किप किए हुए पूरा अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये जो है OMR शीट, पहले तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए OMR शीट पर देखिए इसका उत्तर जो है डियर स्टूडेंट्स देना है। तो ये एकदम पूरा आपके न्यू समझ लीजिए कि बोर्ड एग्जामिनेशन की तरह पूरा पेपर एडिशंस। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, नहीं तो बहुत पछताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। और 20 जो बहुविकल्पी प्रश्नों का जो सीरीज एडिशंस ये नया आया हुआ है आपका, इस बार के बोर्ड एग्जामिनेशन में ये लागू भी हो जाएगा। OMR शीट पर देखिए होगा 20 प्रश्नों का, और कहीं ना कहीं से आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरह ले जाने का ये रुख है। तो चलिए ठीक है, अच्छी बात है, बोर्ड का ये अच्छा पहल है। अर्धवार्षिक परीक्षा देखिए 2022-23 का ये QC कोड एडिशंस कक्षा 10 के विद्यार्थी जो है, सामाजिक विज्ञान के जो भी विद्यार्थी हैं वो लोग जुड़े रहेंगे इस चैनल से पूरे लेक्चर पूरा अंतिम समय तक। देखिए खंड कम एडिशन हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पहले ही बात आ रहा है किसका, बहुविकल्पी प्रश्नों की। 20 बहुत महत्वपूर्ण जो होंगे आपके बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, और सभी जो होंगे बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए हम लोग का प्रश्न क्या, 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ था। देखिए का जो ऑप्शन दिया गया, निरंकुश राजतंत्र की स्थापना, सीमित राजतंत्र की स्थापना, सैन्य शासन की स्थापना, गणतंत्र की स्थापना। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर जो था, यहाँ पर एक निरंकुश राजतंत्र की स्थापना चल रहा था वहां पर पहले, तो लेकिन बाद में यहाँ पर क्या किया गया, राजाओं से मुक्त कर दिया गया इसको, और गणतंत्र की स्थापना हुई थी। कहाँ पर स्टूडेंट्स, फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप, ठीक है ना, 1848 में। तो पहले प्रश्न का जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की। देखिए दूसरा क्या है, इटली का एकड़ किसके नेतृत्व में किया गया। क जो दिया गया जिससे गैरिबाल्डी, ख जो ऑप्शन देखिए ग और घ जो दिया गया, ये देशों का नाम ही लिख दिया डिस्टेंस, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा जिउसेप्पे देखिए मेजनी की बात होती है, और गैरिबाल्डी जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। मेजनी की बात होती है, गैरिबाल्डी की बात हो गई, तो ये इटली के एकड़ में प्रमुख रूप से अपनी भूमिका दिए हैं। दूसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रॉलेट एक्ट से देखिए प्रश्न जो है हर बार आपका पूछा गया है और पूछता भी है। सन 1917 में, सन 1921, 1900, देखिए बहुत पॉपुलर ये सन है। 1919 में क्या हुआ था, रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जलियांवाला बाग की जो घटना हुई थी कहीं ना कहीं से वो रॉलेट एक्ट से जुड़ी हुई है। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है पॉइंट, जिसको काला कानून भी कहा गया था ना गांधी जी के द्वारा। तो रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था, सन 1919 में। चौथे महत्वपूर्ण प्रश्न क्यों पढ़ रहे हैं, गांधी जी की प्रसिद्ध पुस्तक देखिए हिंदू स्वराज किस वर्ष प्रकाशित हुई। देखिए हिंदू स्वराज जो हुआ था डिस्टेंस कब प्रकाशित हुआ था, इसके बारे में बात करना हम लोग को। सन 1909 में, ठीक है डिस्टेंस। इसी सन में क्या हुआ था, हिंदू स्वराज नाम की जो पुस्तक थी वो गांधी जी के द्वारा जो लिखी गई थी वो प्रकाशित हुई थी। और महात्मा गांधी जी की एक और भी बहुत महत्वपूर्ण बुक है जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। ये डिस्टेंस बहुत ही जानदार उनकी बुक है, ठीक है ना। समय मिले कभी आपको तो इसको जरूर अध्ययन करिएगा उस बुक का। पांचवें महत्वपूर्ण प्रश्न की हम बढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। 1882 में, 1885 में। देखिए पॉपुलर क्वेश्चन डिस्टेंस, 1885 में जो हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। और A.O. ह्यूम जो थे वो पहली बार जो इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। बहुत ही ये पॉपुलर प्रश्न डिस्टेंस। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा संसाधन जो है पुनः चक्रीय है, लोहा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ज्वारीय ऊर्जा हो गया, पशुधन। तो इसमें देखिए ये आपका जो हो गया पवन ऊर्जा, ये क्या हो जाता है, पुनः चक्रीय संसाधन है, मतलब जिसको यूज के बाद पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। तो पवन ऊर्जा हो जाएगा जो डिस्टेंस वो आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हम लोग सातवें महत्वपूर्ण प्रश्न की। देखिए सातवां हम लोग का प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़, लैटेराइट, पर्वतीय, काली या रेंगुर। तो इसमें देखा जाए तो अगर उत्तर प्रदेश की बात करें हम लोग, तो देखिए यहाँ पर जो जलोढ़ मृदा है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है ना। जबकि भी जानते हैं कि गंगा यमुना की नदी के मुहाने पर यह मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश जो है बसा हुआ है, और इसकी कई जो जिले हैं वो यही क्षेत्रों से प्रभावित भी रहते हैं। तो इसलिए यहाँ जलोढ़ मिलता है डिस्टेंस, ठीक है ना, उपजाऊ भी है और महत्वपूर्ण भी है। आठवें महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, लेकिन बढ़ने से पहले यदि वीडियो पसंद आते हैं लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और डिस्टेंस मैंने एक महत्वपूर्ण आप लोग के लिए एक नंबर मैंने लगा रखा है डिस्टेंस, उसको जो उससे जरूर जुड़िए। देखिए नंबर एकदम सीधा है आप लोगों का, 950 690 285 7। ये नंबर को ध्यान से लीजिए, 950 690 285 7। इससे खुद भी जुड़िए और लोगों को भी इस चैनल से जरूर जुड़िए, ठीक है।
जिससे जुड़ने के बाद मैं आप लोग को फ्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो PDF होगा, लेक्चर होगा, सब कुछ उपलब्ध करा दूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा यदि ज़्यादा नंबर पाने की है इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा, क्योंकि याद रखिएगा डीजे जो नाम है डिस्टेंस लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला, ना कि फिल्मी गानों का रिमिक्स बजाने वाला। ठीक है, बढ़ते हैं 8वें महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। लौ अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौ अयस्क जो है किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरण योग्य है, जैव है, प्रवाह है, अनवीकरण योग्य है। तो इसमें जो घ प्रश्न होगा देखिए अनवीकरण योग्य जो है ये संसाधन है। लौ अयस्क जो होता है क्या होता है? अनवीकरण योग्य संसाधन है। ठीक है ना, ये महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग का हो जाएगा। इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? बहुत ही देखिए मैंने पहले बताया देखिए सामाजिक विज्ञान जो होता है डिस्टेंस उसमें क्या होता है? भूगोल होता है आप लोगों का, इतिहास होता है ना, और उसके साथ ही साथ आपका फिर उसमें जब आप पढ़ते हैं अर्थशास्त्र हो गया आपका, और नागरिक शास्त्र हो गया जिसे हम लोग सिविक्स बोलते हैं। तो सभी का चारों का मिक्स होता है, पेपर बनता है आप लोग का, सभी चीज़ें उसमें होती हैं आप लोग के पेपर में, और सभी के मिक्सिंग से ही आपका 70 नंबर का पेपर बनाया जाता है। जिसमें देखिए जिसमें से 20 नंबर जो है आपका क्या बनाया जा रहा है? केवल और केवल बहुविकल्पीय लोगों को शामिल किया गया है। ठीक है ना, तो ये OMR शीट एडिशन बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, बहुत ईजी है, बहुत आसान है, थोड़ा सा बस आप लोग को सतर्कता दिखाने की जरूरत है। चलिए बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की। इनमें से कौन सा एक फलीदार फसल है? दालें, मोटे अनाज, ज्वार, तिल। देखिए दोस्तों यहाँ पर दालें जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सी रबी की फसल है? देखिए कपास, जूट, प्राकृतिक रेशम, ये सभी। तो दोस्तों रबी की फसल देखिए कब होता है? आप पहले ये कमेंट बॉक्स में बताइए कि रबी की फसल और जायद की फसल कब से किस समय में बोई जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए ये सभी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथों में होती है? जनता के, सरकार के, विधायिका के, कार्यपालिका के। तो डिस्कशन देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण, अब्राहम लिंकन जो थे अमेरिका के राष्ट्रपति भी थे वो। तो लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथों में थी? तो देखिए जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन। ठीक है दोस्तों, लोकतंत्र की ये महत्वपूर्ण परिभाषा है। तो ये जनता के द्वारा ही होती है, सत्ता किसके हाथों में होती है? जनता के हाथों में। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब 12वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी अल्पसंख्यक जाति बेल्जियम में अपेक्षाकृत धनी और शक्तिशाली है? देखिए फ्रांसी हो गया, डच हो गया, जर्मन हो गया, ब्रिटिश हो गया। ये जानते हैं कि जो फ्रेंच भाषी लोग थे उनकी संख्या तो कम थी और डच भाषी लोगों की ज़्यादा थी, लेकिन बोलबाला जो था फ्रांसियों का था, जबकि जर्मन जो थे 1-8% लमसम थे ना, तो फ्रांसियों का ज़्यादा दबदबा था। बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन के कितने अंग है? तो लिसन देखिए यहाँ पर 3 रूप से बात करते हैं हम लोग। न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के तौर पर जो होता है वो कार्य हो रहा है इस समय। ठीक है ना, तो ये लोकतांत्रिक आधुनिक जो व्यवस्था है इसी बेस पर चल रही है। 14वें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? डिस्कशन अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा बिल्कुल भी बिना स्किप किए हुए, क्योंकि अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज आपसे छूट जाएगी यदि आप वीडियो को स्किप कर देते हैं तो। और ये देखिए इसको एकदम हल्के मत लीजिए, ये समझ लीजिए कि आपका बोर्ड का ही पेपर है, समझ लीजिए रिजल्ट्स। ठीक है ना, और आपके प्री बोर्ड में भी बहुत काम देगा। चलिए 14वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? 27, 28, 29 और 30। तो डिस्टेंस यहाँ पर देखिए 28 होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। 15वें प्रश्न की ओर बढ़े। निम्नलिखित संविधान भारत में कब लागू हुआ? डिस्टेंस देखिए जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को जो था वो हमारे देश में भारतीय संविधान को पूरी तरीके से हर एक आम नागरिक के ऊपर जो था वो लागू कर दिया गया था। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 16वां देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक विकसित देश है? विकसित का मतलब विकासशील का मतलब होता है जो विकास की श्रेणी में है। विकसित का मतलब जो ऑलरेडी विकसित है, जितना मतलब उनके यहाँ जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो ऑलरेडी उनके यहाँ उपलब्ध है। तो ये देखिए ये जो देश है वो फ्रांस है। ब्राजील, भारत, फ्रांस और बांग्लादेश में अगर देखा जाए तो फ्रांस जो ऐसा देश है जो कि विकसित देशों की श्रेणी में जा चुका है। 17वें प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? जैसे देखिए 125, 124, 129 और 130। तो ये जो घ होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मानव विकास रिपोर्ट 2018 की बात कर रहा है, तो ये 130वां स्थान था। अगर वर्तमान में देखा जाए तो 2022 में तो देखिए 132वां स्थान है भारत को मानव विकास रिपोर्ट सूचकांक में अगर देखा जाए तो 2022 में कौन सा स्थान है? 132वां। जबकि यहाँ पर आपको प्रश्न जो पूछा गया 2018 का पूछा गया है। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न देखिए क्या है? निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय जो है वो सर्वाधिक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए डिस्टेंस आप लोग इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जरूर दीजिए। हरियाणा, बिहार, राजस्थान, मेघालय। मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि जो राज्यों में सर्वाधिक है तो वो गोवा है डिस्टेंस। तो गोवा जो राज्य है उसमें प्रति व्यक्ति आय जो है वो सर्वाधिक है। लेकिन यहाँ पर बात गोवा की नहीं हो रही, यहाँ पर जो दिए गए आपके 4 ऑप्शन है हरियाणा, बिहार, राजस्थान और मेघालय। तो गेस करके बताइए डिस्टेंस, जल्दी जाइए कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर दीजिए। एक प्रश्न आप लोग को देना बहुत जरूरी है। चलिए ऐसे ही प्रश्न मैं आपको देता रहूंगा। 19वां देखिए प्रश्न क्या? निजी क्षेत्र का उद्देश्य क्या होता है? कम कीमतों पर वस्तुएं बेचना, सामाजिक कल्याण में वृद्धि करना, अधिकतम लाभ कमाना। तो देखिए निजी क्षेत्र का उद्देश्य मुख्य रूप से होता है वो अधिकतम लाभ कमाने का उद्देश्य होता है। भाई जाहिर सी बात है, कोई अपना बिजनेस पर अगर चीजों को ऑर्गेनाइज करता है तो उसमें उसका पहला उद्देश्य तो यही होता है कि भाई इससे प्रॉफिट हम लोग को क्या मिल रहा है। ठीक है,
20वां हम लोग का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं होगा? फूल की खेती करने वाले, मधुमक्खी पालन हो गया, महाजन हो गए, माली हो गए। ये भी बहुत सीधा-सीधा प्रश्न है डिस्टेंस, इसका तो प्रश्न एकदम सामने ही दिख रहा है उत्तर इसका। तो जल्दी जाइए कमेंट बॉक्स में जाके इसका इस प्रश्न का जो है जो राइट जवाब है उसका आंसर ज़रूर दीजिए। चलिए, ये तो बात हो गई खंड की। तो खंड में जो आपके थे 20 प्रश्न थे, 1 से 20 प्रश्न जो कि ओएमआर शीट पे देना था आप लोगों को। अब बढ़ते हैं हम लोग खंड ख की प्रश्न की ओर। देखिए खंड ख में क्या है, यहाँ पर 50 अंकों का प्रश्न है। इनमें वर्णनात्मक एवं मानचित्र संबंधित प्रश्न एडिशन जिनके अंक उनके सामने अंकित है। इसमें अति लघु देखिए दिया गया है, ऐसे 4 राज्यों के नाम लिखिए जिनमें 1848 में इटली क्रांति का प्रभाव हुआ। देखिए पूर्ण स्वराज बहुत ही महत्वपूर्ण है। संसाधन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रश्न हर बार पूछा गया है और मैंने डिस्कशन के बारे में अच्छे से डिस्कशन कर रखा है। प्राकृतिक संसाधनों के वर्गीकरण का आधार बैंक सरकार का वैध है, सरकार का अर्थ बताइए। पुरुषों की अपेक्षाएं महिलाएं कम शिक्षित क्यों हैं, इसके पीछे वजह क्या है। लघुत्तरी प्रश्नों में अगर आते हैं देखिए सब पॉपुलर प्रश्न यहाँ पर शामिल किया गया। इस पर ये जो प्रश्न है सेशन जो है, अब इसमें से किस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को चाहिए, जल्दी जाइए कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। तब मैं इन सभी अति लघु लघुत्तरी इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का भी जो मैं सीरीज है मैं आप लोग को उपलब्ध कराऊंगा जल्दी किसी अन्य लेक्चर में। लेकिन उसके लिए आप लोग को कमेंट बॉक्स में अपडेट रहना पड़ेगा। और क्योंकि अपडेट जब आप होते हैं, जब आप यदि लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो उससे एक इंटरनल मोटिवेशन हम लोग को मिलता है, जिससे हम आप लोग के लिए और भी बेहतर तरीके से वर्क करते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद के देखिए 3 प्रमुख कारण क्या थे। भूमि की बनावट में कौन सी शक्तियों का योगदान, कि अथवा वाले जो प्रश्न होते हैं उसको एकदम अच्छे से देख लिया करिए, किसके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा मैटर लिख सकते हैं अच्छे से बनाकर, तो इसका डिसीजन जो होता है बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो बाकायदा एकदम जो थोड़ा समय निकाल कर इसको जरूर देख लिया, जब 15 मिनट मिलता है आप लोग को तो अथवा में किस पर आपको अच्छे से मैटर आ रहा है। देखिए दूसरा प्रश्न आप लोग का हो जाएगा। तीसरा देखिए श्रीलंका में हो जाती संघ, देखिए सत्ता की साझेदारी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, सत्ता की साझेदारी जो हो गया इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चौथे प्रश्न में विकास की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए, अथवा एक के लिए जो विकास है वही दूसरे के लिए विकास नहीं भी हो सकता है, इस कथन के बारे में देखिए इसका सविस्तार जो है ना वर्णन करना है। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न की ओर बढ़ना है। देखिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में देखिए यहाँ पर 6 प्रश्न है। देखिए ये जो प्रश्न दिया गया आप लोगों का निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का उत्तर दीजिए। प्रश्न दिया गया सन 1848 की उदारवादियों क्रांति ने यूरोप में जनमानस को किस प्रकार प्रभावित किया था, इसके प्रमुख कारणों के बारे में बताना है। दूसरा प्रश्न दिया गया संसाधन का क्या अर्थ है, संसाधनों के नियोजनों का क्या हो सकता है। तीसरा देखिए गया मृदा निर्माण के मुख्य कारकों का बात करना है यहाँ पर, ठीक है ना। चौथा जो है अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों का वर्णन करते हुए यह स्पष्ट कीजिए कि तृतीय क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से कैसे अलग है। देखिए प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक से रिलेटेड प्रश्न जो होता है वो पूछा गया है नियमित तौर पर। अब आते हैं हम लोग, देखिए इसमें तो आपको विस्तृत में 2 प्रश्नों को छाटना था। मानचित्र संबंधित प्रश्न में देखिए यहाँ पर दिया जो गया है आप लोग को वैसे ही पूरा का पूरा बात है। यहाँ पर देखिए आधे अंक जो है आप लोग को नाम बताएंगे जब आप, और सही तरीके से जब मानचित्र में आप उसको डिनोट करेंगे बताएंगे तो पूरा नंबर मिलेगा। कांग्रेस का कोई ना कोई अधिवेशन जो होता है जरूर पूछता है आप लोगों से, कोई ना कोई आंदोलन जो होता है या कांड जो होता है वो जरूर पूछता है, और किसी व्यक्ति का जो जन्म स्थान या तो कौन कहाँ शहीद हुआ ये जो है प्रश्न जरूर पूछता है। देखिए यहाँ जो प्रश्न शामिल किया गया है सभी देखिए 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था, महात्मा गांधी का जन्म, चंपारण आंदोलन, चौरी चौरा कांड, चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए कब, ये पांचों के पांचों प्रश्न जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ऐसे देखिए यहाँ पर जो भूगोल वाला भी प्रश्न है, चाय उत्पादन में महाराष्ट्र की राजधानी इंदिरा गांधी, अब इसमें भी देखिए कोई ना कोई चीज का उत्पादन का जरूर पूछता है, किसी न किसी एक राजधानी जरूर रिलेटेड प्रश्न पूछता है, मिट्टी वगैरह जो हो गया इससे रिलेटेड कोई ना कोई एक प्रश्न जरूर आपसे पूछता है, किसी के उत्पादन में जो होता है कोई ना कोई एक स्थान जरूर पूछता है। यही प्रश्न होते हैं और बहुत विशेष कुछ नहीं पूछे जाते हैं आप लोगों से। तो आज का यह महत्वपूर्ण अर्धवार्षिक जो मॉडल पेपर आप लोग को दिखाया गया है यह आपके प्री बोर्ड से लेकर बोर्ड एग्जामिनेशन तक आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। तो आज का यह महत्वपूर्ण सेशन आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो मैंने नंबर आप लोग को दे रखा है जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से भी आप लोग को नंबर मिल जाएगा, तो उसका खुद भी लाभ उठाइए और लोगों को भी लाभान्वित जरूर कीजिए। जल्दी मिलते हैं हम लोग किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य लेक्चर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद जय भारत। ऑडियंस एक बात याद रखिएगा, डीजे सर जो चैनल है तो वो लोग कोई गानों या फिल्मों का रिमिक्स बजाने वाला नहीं, बल्कि लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला जो चैनल है उसका नाम है डीजे सर। तो इस चैनल का लिंक जो है उससे अपने क्लासमेट पर फटाफट शेयर जरूर किए। चलिए अब मैंने अपना तो काम कर दिया, अब आपकी बारी है।